गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या, आपकी हिंदू विधि की टीचर। एंड हम ये देखेंगे पहले कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसके बाद में हम आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक हिंदू विधि में क्या पढ़ लिया कि हमने सबसे पहले देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि अपने हिंदू विधि का जो मूल स्रोत क्या है, प्राचीन स्रोत क्या है। आपके श्रुति देखा, स्मृति देखा, उसके बाद में हमने देखा कि आपकी टीका और आपके भाष्य देखा। उसके बाद में हमने देखा कि रूढ़ियाँ और प्रथाएं और उनमें क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि हमारे आधुनिक स्रोत कौन से हैं और उसके अंदर क्या आता है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारा जो शाखाएं हैं अपना हिंदू विधि, वो मान्यताओं और प्रथाओं और उसके बेस पे अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं और उन शाखाओं में आपके क्या क्या आता है, ये चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो संपत्ति है हिंदू संयुक्त हिंदू कुटुंब की जो संपत्ति है वो किस प्रकार अपनी विभाजित होती है और कौन कौन उसका दावा कर सकता है और आपके कौन आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक बोलते हैं। तो सैद्धांतिक क्या होता है आपका कोपासनर, आज हम ये पढ़ेंगे और उसमें अगर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कोपासनर। ठीक है, आपके सैद्धांतिक कौन होते हैं। अब हम पहले ये बात करते हैं कि हमारे सैद्धांतिक कौन होते हैं। सैद्धांतिक कौन होते हैं, जो आपकी पुश्तैनी जो जमीन है वो किन किन के नाम होगी, कहाँ कहाँ किस किस में विभाजित होगी, ये चीज़ जो एक्वायर कर सकता है उसको हम सैद्धांतिक बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम समासिता भी बोलते हैं, समासिता भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी किस में जाएगी, कहाँ डिवाइड होगी, कौन कौन इसका क्लेम कर सकता है, कौन इसका विभाजन करवा सकता है, विभाजन का दावा कर सकता है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई संयुक्त हिंदू कुटुंब में भी तो यही चीज़ें आती हैं और आपकी सैद्धांतिकी में भी तो यही चीज़ें आती हैं, सेम तो बात है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद में हम अपना फिर ये देखेंगे कि इसके आगे लक्षण वगैरह क्या है। तो हम बात करें संयुक्त हिंदू कुटुंब की। ओके, संयुक्त हिंदू कुटुंब, और इस साइड पे हम ये देख लेते हैं कि आपका सैद्धांतिक क्या है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो थोड़ा हमें डिफरेंस दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इन दोनों में आपके अंतर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इस नाम से पता चल रहा है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में आप कौन कौन लोग आते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में वो सारे लोग आते हैं जो कि आपके मतलब पूर्वजों से जुड़े हुए, जो आपके सेम पूर्वज जिनके हैं वो सभी लोग आएंगे। उनमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, माताएं भी होंगी, उनकी स्त्रियां भी होंगी, उनकी कन्याएं भी आएंगी। तो एक तरीके से आपका संयुक्त हिंदू कुटुंब है, उसके अंदर जो लोग आपके पूर्वजों से जुड़े हुए हैं वो आपके सभी आएंगे। और उनमें माताओं की भी बात कर रहे हैं, स्त्रियां भी आएंगी और आपकी कन्या भी आएंगी, जो अविवाहित स्त्री हैं वो लोग भी इनमें ही आएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम सैद्धांतिक का देखें तो सैद्धांतिक में ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक में कौन आएगा, आपके जो मेल मेंबर्स हैं परिवार के वो आएंगे। ठीक है, मेल मेंबर्स मतलब आपके पिता, फिर उनका पुत्र, फिर उनका पौत्र, पिता के पौत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसका परपौत्र।
तो ये लोग हमारे सैदाई होंगे और प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं में ही डिवाइड होगी, स्त्रियों की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा पुराना है, इसकी सोच अवधारणाएं वो थोड़ी पुरानी है, इसलिए हम यहाँ पे स्त्रियों की बात नहीं कर रहे। आगे चल के हम ये देखेंगे भी कि इनमें कुछ बदलाव भी आया है, अपने लॉ के चलते थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है, तो वो चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो आप अगर सोचेंगे कि नहीं स्त्री को भी प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, तो वो बातें बाद की हैं, हम उनसे पहले की बातें कर रहे हैं, जब पहले क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। सेकेंड आपने यहाँ पे देखा कि पूर्वज माताएं, ये जो आपका संयुक्त हिंदू कुटुंब है, इसमें आपके पूर्वजों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी आएंगे। अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका लेके चले तो इसमें आपके 7 जो पीढ़ियां हैं, 7 डिग्री तक। 7 डिग्री का क्या मतलब है कि आपकी पीढ़ियों से मतलब है कि आपके पापा की पीढ़ी एक, उसके बेटा हुआ, उनकी सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे चलते हुए आपकी 7 डिग्री तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपके संयुक्त हिंदू कुटुंब में आते हैं। लेकिन जो आपकी सैदाई की संपत्ति होती है, जो आपकी पुश्तैनी जो जमीन, जो प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो इन लोगों में, इतने ज्यादा लोगों में डिवाइड नहीं होती, वो सिर्फ आपके 4 जनरेशन तक के ही लोग देखती है, 4 डिग्री तक ही देखती है। ओके, तो जो सैदाई कौन होंगे जिनको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो सिर्फ आपके 4 डिग्री तक के होंगे। जैसे पहली जनरेशन आपकी ये, सेकंड आपका पुत्र, थर्ड आपकी पुत्र और फिर आपके पुत्र। ठीक है, तो ये हमारी 4 डिग्री होगी, तो 4 डिग्री तक ये रहती है। लेकिन यहाँ पे आपके माताएं बहनें तो आएंगी आएंगी, साथ में जो मेल्स हैं वो भी 7 जनरेशन तक आपका देखा जाएगा कि कौन कौन है। ठीक है, तो इन चीजों से हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका संयुक्त हिंदू कुटुंब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, या फिर इसको हम बोले विस्तृत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विस्तृत अवधारणा है। ठीक है, हम उसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ लोगों तक की बात कर रहा है, तो इसका अपना थोड़ा सा सीमित कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सीमित अवधारणा। ठीक है, ये अपनी सीमित अवधारणा है, मतलब लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। इसकी जो सदस्यता है वो कुछ लोगों तक ही रहती है, जो 4 जनरेशन हमने बताई वहीं तक सीमित रहती है। उससे आगे अगर किसी का पुत्र वगैरह है तो वो सैदाइक नहीं कहलाएगा, जब तक कि उनके पूर्वजों में 1 डिग्री खत्म नहीं हो जाती, फिर उसको इंक्लूड किया जाएगा। ये सारी चीजें हम अभी थोड़ी देर में चार्ट के द्वारा समझेंगे कि कैसे आपकी डिग्रियां ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। ये हमने यहाँ तक देख लिया, फिर हम आगे देखते हैं कि आपने इसमें कौन कौन आता है। यहाँ पे हमने कौन कौन आता है, आपका कौन कौन सैदाई है। ठीक है, ये देखिए, जैसे हमने बात की कि पिता से लेंगे तो पिता, उनके पुत्र, फिर उनका पौत्र, एंड देन उनका परपुत्र, ये सारे हमारे सैदाई हो गए। तो इसको हम एक बार एक डायग्राम से देख लेते हैं कि कैसे आपका होगा। तो मान लीजिए ये आपके पिता है और इनके पास आपकी सारी संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति है, जो कि आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, सैदाई की संपत्ति भी आप इसको बोल सकते हैं। और फिर इनके 2 पुत्र थे, ये 2 पुत्र, यहाँ पे फिर इनका एक पौत्र हो गया,
ये 2 फोर्थ है, देन एक 1 फोर्थ। हम ये देखेंगे 4 जनरेशन कैसे हुआ। पहली जनरेशन आप इसको मान ले, जो पिता जो आपके डिवाइड करेगा, जो फर्स्ट होगा वो भी उस जनरेशन में आपके काउंट होगा। पिता आपके फर्स्ट जनरेशन हो गए, ये इनके पुत्र आ गए, ये सेकंड जनरेशन हो गई। यहाँ पे ये जो पौत्र वाली है ये थर्ड हो गई, और ये आपकी फोर्थ डिग्री होगी। 1 2 3 4 और 4 तक अपना लिमिट होगा। तो ये अपने चारों के चारों, इनमें जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे सहदाई हैं और इनको बराबर हिस्सा मिलेगा अपनी पुश्तैनी जमीन में। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर कोई आ जाता है, पौत्र का भी एक पुत्र हो जाता है, तो वो सहदाई नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी 4th जनरेशन आ गई। तो यहाँ से जो डिवाइड हुई ना प्रॉपर्टी, वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये 5th जनरेशन अपनी आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे आपके ये पिता खत्म हो जाते हैं और ये प्रॉपर्टी वगैरह डिवाइड हो जाती है इनमें, तो जो ये वाली इनके पास अब ये आपके पिता हो जाएंगे। अगर ये जनरेशन खत्म हो गई तो ये पिता हो जाएंगे, और फिर इनकी जनरेशन देखी जाएगी 1st, 2nd एंड 3rd एंड 4th। तो फिर ये यहाँ पे सहदायकी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये सहदायकी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ तक ये सीमित रहेगा अपना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पुत्र नहीं है। ठीक है। अगर इनके भी कोई परपौत्र हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपके पुत्र 4 5 जितने भी हैं सारे हो सकते हैं। ये भी 4 5 जितने भी पुत्र हैं सबको बराबर मिलेगा। ये चीजें आप आगे अपना उत्तराधिकारी अधिनियम में देखेंगे कि किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। बस इसमें यह है कि उस प्रॉपर्टी में इन लोगों को भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने बात कर ली। इसके बाद में हम एक केस का नाम देखेंगे, जिसमें ये बताया गया कि आपकी जो सहदाई होते हैं वो कितने डिग्री तक होता है, ये कंफर्म किया हम लोगों ने। तो इस केस का नाम है दशरथ राव बनाम रामचंद्र राव। ठीक है। दशरथ राव बनाम रामचंद्र राव। ये हमारा केस है 1961 का। इस केस में यही चीज मुंबई हाई कोर्ट ने बताया, मुंबई उच्च न्यायालय ने आके यही चीज बोली है कि जो आपकी जो सहदाई की संपत्ति का विभाजन सिर्फ 4 डिग्री तक होगा। सहदायिक जो आपका लोग हैं वो सिर्फ 4 डिग्री तक रहेंगे, उससे आगे वाले सहदायिक में आपके इंक्लूड नहीं होंगे। ये यहाँ हमारे समझ में आ गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे इसके लक्षण क्या है सहदायिक के, प्रॉपर्टी इस तरीके से देखेंगे कि क्या क्या होती है। ठीक है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा उस चीज से आपको ये समझ में आया कि जन्म लेते ही किसी को भी आपकी प्रॉपर्टी में, किसी को नहीं, 4 डिग्री के अगर अंदर आप आ रहे हैं तो आपका जो पुश्तैनी जमीन है उसमें आपका हिस्सा आ जाता है। तो सबसे पहला अपना लक्षण यही। ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके लक्षण क्या होंगे, सहदाई हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला आता है कि इनको जन्म से अधिकार हो जाता है उन्हें पुश्तैनी जमीन या सहदाई की संपत्ति भी आप इनको बोल सकते हो उसके अंदर। ठीक है। इनका जन्म से अधिकार हो जाता है। सेकंड बात, ये चीज तो सिंपल थी जन्म से अधिकार, लेकिन सेकंड बात थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझे कैसे कि इनका हित आप निर्धारित नहीं कर सकते। मान लिया कि हमने जन्म से उनको अधिकार बता दिया, लेकिन आप ये नहीं उनको बता सकते कि आपको इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री के अंदर जितने भी लोग जन्म लेंगे वो सारों को प्रॉपर्टी उनके बीच डिवाइड होगी। ठीक है। और किसी के जन्म लेने से और किसी की मृत्यु होने से प्रॉपर्टी आपकी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है।
कैसे वो देखते हैं। किताब का निर्धारित नहीं होता। ओके, पहले से पिता का निर्धारित नहीं होता। ओके, तो निर्धारित कैसे नहीं होता? जैसे मान लिया कि ये आपके पिता हैं, इनके 2 पुत्र थे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनका पौत्र हो गया और पौत्र हो गया, ये आपने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जमीन आएगी पहले इन दोनों भाइयों में डिवाइड होगी, फिर इनको मिलेगी। तो मान लो कि ये वाले जो इनके पुत्र हैं ये बिना ही विवाह खत्म हो गए, तो इनकी जितनी भी जमीन है वो सारे के सारे इस पुत्र को मिल जाएगी, तो इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। ठीक है, और यहीं पर अगर इनको नहीं मार के यहाँ पे मान लो ये खत्म नहीं हुए और इन्हीं पिता की एक नया ये जनरेशन आपकी नहीं आई है, ठीक है, और इनके एक तीसरे पुत्र और हो गए, तो अब जो सैदाई की जो आपकी संपत्ति है वो इन लोगों में, मतलब पिता भी शामिल होंगे तो भी सर मिलेगा और इन लोगों में डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों की संपत्ति पहले जो 2 हिस्से होते थे अब 3 हो गए, तो इनकी संपत्ति बढ़ गई। तो ऐसे ही अपने हित अपना पहले से निर्धारित नहीं होता कि किसी को कितना अपना प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं हित मिलेगा, पहले से आप उसको उसकी घोषणा नहीं कर सकते। ठीक है, हित की आप पहले से घोषणा नहीं कर सकते। ओके, तीसरा है, अब जो प्रॉपर्टी है उसमें जो स्वामित्व जो होगा वो सभी का संयुक्त होगा, और संयुक्त उसका क्या बोलते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, वो सभी का बराबर हक होगा। कोई भी ये नहीं बोल सकता उसमें कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और सभी को ये बोलना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। ठीक है, तो इसका इनमें संयुक्त अधिपत्य होगा। ओके, सभी को बराबर अधिपत्य होगा, सभी का बराबर का हक होगा उस प्रॉपर्टी के अंदर। अधिपत्य की जगह आप हक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबको ये बोलना होगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ना कि कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, ज़्यादा समझ में आया? फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो ये है कि आप कोई भी एक जना इसके अंदर इस प्रॉपर्टी का अन्य संक्रामण नहीं कर सकता। अन्य संक्रामण का वर्ड का मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। अन्य संक्रामण वर्ड का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हो या फिर उसका अधिकार आप खुद से हटाकर किसी तीसरे इंसान को दे रहे हैं। तो अगर पहले वाले पॉइंट से आप अगर देखेंगे तो अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है, स्वयं की नहीं है और हमारी है, सबकी प्रॉपर्टी मतलब सबका जॉइंट अधिकार है, तो सबको अगर बेचना है या फिर कोई अधिकार देना है तो सबका सहमति होना बहुत जरूरी है उस चीज़ में। तो इसलिए कोई भी उसका अन्य संक्रामण नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया तो वो उसको रोक सकता है। ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक संपत्ति का अन्य संक्रामण नहीं कर सकता। कोई भी एक की बात है, एक जना नहीं कर सकता, खुद की मर्जी से नहीं कर सकता, और वो अगर कोई करता है तो दूसरा सैद्धांतिक को दूसरे सैद्धांतिक को रोकने का अधिकार था। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी सैदाई को आपका अधिकार प्राप्त है। इसके बाद में हम अगला देखेंगे कि आपको अब जो सैदाई प्रॉपर्टी है उसके अंदर से आपको भरण पोषण पाने का अधिकार होता है। भरण पोषण पाने का अधिकार उन लोगों को भी शामिल करता है जिनका आप प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अभी हम एग्जांपल समझाएंगे कि क्या है। आपको भरण पोषण का अधिकार है या फिर ये लक्षण है। ये आपके जितने भी संयुक्त कुटुंब के जितने भी लोग हैं उन सबको आपको भरण पोषण करना होगा। ये सिर्फ सैदाई को ही नहीं, सैदाई की जो स्त्रियां हैं उनको भी आपको भरण पोषण करना होगा। उसकी जो कन्याएं हैं उनका भी करना होगा जो संपत्ति में से, और उनका विवाह वगैरह भी करवाना होता है। ये सारा अधिकार वो लोग रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जिनका आपको भरण पोषण करना है उन्हीं को ये हक है। ये आपको भरण पोषण संपत्ति में से सबका देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अगला कि ये जो हमारा अधिकार है, मतलब ये जो सैदाई है, तो ये सारे के सब अब इनकी प्रॉपर्टी है, तो ये लोग विभाजन की भी मांग कर सकते हैं। सैदाई अपनी सैदाई संपत्ति में जब सहमति हो सभी की या किसी एक की, तो अपनी प्रॉपर्टी में अपना मांग कर सकता है, अपना हिस्सा मांग सकता है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7th कि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है, अपना जो सैदाई है, ये उत्तरजीविता पर आधारित है। ना कि उत्तराधिकार पर। ठीक है, दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है, उत्तरजीविता और उत्तराधिकार। इसको हम बोलते हैं सर्वाइवलशिप। ओके, और ये हमारा है ऑनरशिप राइट। ठीक है, या हेरिडिटी बोल सकते हैं इसको, हेरिटेज। तो उत्तराधिकार, इसमें जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वो सारी सैदाई की प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, ना कि किसी की खुद की अर्जित की हुई संपत्ति होगी, स्वयं की कमाई हुई संपत्ति होगी। लेकिन जब उत्तराधिकार की बात हम करते हैं तो इसमें जो स्वयं का, एक तो ये वाली सैदाई की संपत्ति तो आती है, प्लस जो स्वयं ने जो कमाया है ना वो सारा भी डिवाइड करना होता है। ये एक तरीके से पुत्र को जैसे उत्तराधिकार होता है ना, किसी चीज का उत्तराधिकार बनते हैं, तो जो पर्सन ने कमाया है उसकी भी प्रॉपर्टी उसके नाम होती है, ना कि सिर्फ जो आपकी पुश्तैनी आपको मिली है दादा परदादा से, वो ही नहीं, जो आपने कमाया है वो भी आपको अपने पुत्र को देनी होगी। तो वो वाली चीज आती है। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक। तो ये सारे हमारे, अब तक हमने देखा ये सारे हमारे लक्षण थे। इसके अंदर हमने देखा क्या क्या थे, जन्म